कोलकाता का केस सुलझाने के लिए सीबीआई को क्या अब एफबीआई की मदद लेनी पड़ेगी? क्या कोलकाता का केस सुलझाने के लिए सीबीआई को अमेरिका की वो किताब पढ़नी पड़ेगी जिस किताब को पढ़कर एक ऐसा केस सॉल्व किया गया जिस केस में डीएनए सैंपल ने तक धोखा दे दिया? तमाम तरह के सवाल कोलकाता केस के आने के बाद से खड़े हो रहे हैं। जिस तरह की जांच आगे बढ़ रही है, कुछ दर्शकों के कमेंट्स पिछले वीडियो में भी आए। सोशल मीडिया पर कई लोगों का यह कहना है कि अब हमें जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि जांच धीरे चल रही है, क्योंकि सीबीआई का दिमाग खुद कोलकाता केस में चकरा गया है। इस पूरे केस को समझने के लिए, साथ ही उस किताब को समझने के लिए, साथ ही इसको सवाल को भी समझने के लिए कि अगर किसी केस में डीएनए का सैंपल फेल हो जाता है तो वो केस कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि जायज सी बात है कि किसी भी केस में डीएनए सैंपल बहुत बड़ा सबूत होता है। डीएनए सैंपल के बाद से ही पुलिस उस आरोपी तक पहुंच सकती है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया हो। इस पूरी विषय में मेरे साथ बात करने के लिए अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, इस पूरे केस में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा एक सवाल है कि सीबीआई को आखिरकार अमेरिका की उस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए कोलकाता केस सुलझाने के लिए, क्योंकि सीबीआई तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सीबीआई इस केस को सुलझा लेगी नंदिनी, बहुत आसानी से, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन जब इतने दिनों की जांच में आपके पास एक ही आरोपी है, यह भी तो हो सकता है कि आरोपी एक ही हो। लोग बाहर कह रहे हैं कि कई आरोपी थे, कई तरह की कहानियां हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपकी जांच आगे नहीं बढ़ रही हो तो आपको तमाम तरीके अपनाने होते हैं। और जिस अमेरिकी किताब की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पहले ही उस किताब का नाम बता देता हूं दर्शकों को। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, डीएनए टेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट, ये किताब का नाम है। और इस किताब से हिंदुस्तान के उस केस की कहानी जुड़ी है जिसे बड़े बड़े अधिकारी मिलकर भी नहीं सुलझा पा रहे थे। और इस एक किताब ने ऐसे न्याय दिलवाया है जिसे पढ़ने के बाद बड़े बड़े अधिकारी, जो खुद को सीआईडी के टॉप लेवल के अधिकारी समझते होंगे, अपने आप को समझते होंगे कि मैं किसी भी केस को मिनटों में सुलझा सकता हूं, वो लोग भी इस किताब को पढ़ने के बाद चकरा जाते हैं। बिल्कुल। और जिस किताब का आपने जिक्र किया अभिषेक, उसके बाद मुझे लगता है कि इस किताब की चर्चा तो हर जगह हो ही रही है, लेकिन साथ ही उस एक ऑफिसर की भी चर्चा हो रही है जिस ऑफिसर ने केस इतने बेहतरीन ढंग से सुलझाया। मुझे लगता है कि सीबीआई के ऑफिसर तक का भी दिमाग वहां तक नहीं गया होगा, क्योंकि सीबीआई स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्विक केस सुलझाती है। डीएनए सैंपल की मांग होती है, पूरी वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक बार वो ऑफिसर कौन है मैं चाहूंगी कि उसका जिक्र हो जो मिनटों में केस सुलझा देते हैं, जिनका नाम इसी से फेमस होता है। ऑफिसर का नाम जानने के लिए नंदिनी ये पूरी कहानी समझनी होगी। जिस किताब की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो ये कह रहे हैं कि सीबीआई को उस ऑफिसर की मदद लेनी चाहिए अगर इनको पता नहीं चल रहा है केस, तो हो सकता है सीबीआई में तेज तर्रार अधिकारी हैं, लेकिन जब घटना स्थल पे कोई जाता है तो उसका दिमाग कितनी तेजी से चलता है, किस दिशा में चलता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है इस केस में कई सारे क्लू हो जो छूट रहे हो, कई सारे क्लू हो जो पकड़ में आए हो लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चल रहा हो। तो ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश के दमोह का था। तारीख थी 29 मार्च 2023। एक लड़का घर से गायब होता है, नाम था जयराज पटेल। उसके पिता अगले दिन एफआईआर करवाते हैं। वो घर वाले इतने अमीर थे कि करीब 100 एकड़ की खेती थी, प्लॉट था, जमीन था, तो आशंका थी कि किसी ने अगवा कर लिया होगा। घर वाले एफआईआर करवाते हैं। जब पुलिस जांच नहीं कर पाती, नहीं ढूंढ पाती तरीके से, तो घर वाले ये भी बोलते हैं कि 5 लाख रुपए का हम इनाम देंगे जो भी ढूंढ लेगा। 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। 1 से 1.5 महीने बीत जाते हैं। 14 मई को उसी साल उस लड़के के कुछ कपड़े और अवशेष एक खेत में मिलते हैं। वहीं उसी इलाके में पुलिस की टीम पहुंचती है। लगता है उसको घर वाले कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, बोलते हैं ये तो मेरा ही लड़का है। अब पुलिस के साथ चुनौती ये थी, वो कहते हैं अवशेष सौंप दो ताकि हम अंतिम संस्कार करवा लें। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं, उनके साथ परेशानी ये थी, उनके साथ कानूनी पेंच ये था कि बिना डीएनए सैंपल मैच करवाए वो अवशेष नहीं दे सकते थे। इसलिए बात हुई कि डीएनए सैंपल मैच करवाया जाए। अब डीएनए सैंपल के लिए ये लोग सागर के लैब में उस अवशेष को भेजते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं, रिपोर्ट आती है, तो वो चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि वो घर वालों के, जो उस लड़के के माँ बाप थे, उससे मैच नहीं करता नंदन। अब पुलिस का दिमाग चकराता है। इस केस को थोड़ा और
हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस केस में और कोलकाता वाले केस में कनेक्शन कुछ नहीं है, लेकिन इस केस के उदाहरण के जरिए कोलकाता वाले केस में कई सारे क्लू लिए जा सकते हैं, भले ही केस अलग हो। उसके बाद जब वो पहुंचता है, जब वो सैंपल आता है, जब रिपोर्ट आती है, तो पुलिस का दिमाग चकरा जाता है। उसके बाद इनको लगता है कि सागर में छोटी लैब थी, हो सकता है हम लोग चंडीगढ़ भेजते हैं। ये चंडीगढ़ के लैब में उसको भेजते हैं रिपोर्ट, सैंपल को, वहां से भी रिपोर्ट आती है तो वही रिपोर्ट होती है। अब सवाल इस बात का था कि जिसका डीएनए ही मैच नहीं हो रहा है वो अवशेष सौंप कैसे दिया जाए। घर वाले हाई कोर्ट चले जाते हैं, वो वहां कहते हैं कि हमें अपने बच्चे के अंतिम संस्कार की अनुमति तो मिल ही सकती है। वो लोग सीएम तक से मुलाकात करते हैं और इसी साल का मामला है, सीएम मोहन यादव से ही मिलते हैं वो लोग। उसके बाद उस जिले में एक ऐसे अधिकारी की एंट्री होती है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, जिसका नाम आप पूछ रही थी, वो उनकी एंट्री होती है। उनका नाम था एएसपी संदीप मिश्रा। वो वहां जाते हैं और इस केस को नए तरीके से खोलते हैं। वो घर वालों से पूछते हैं, जब पहला सवाल उनका यही होता है कि बताओ ये लड़का पैदा कहां हुआ था, और जब वो बताते हैं घर वाले, जो सवाल किसी पुलिस वाले ने पूछा ही नहीं था कि ये आईवीएफ तकनीक के जरिए पैदा हुआ था, तो वो वहां इंदौर जाते हैं उस लैब में जहां वो पैदा हुआ था, उससे ये कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि स्पर्म डोनर कौन था। लेकिन नियम ये है कि उसका नाम ये लोग बता नहीं सकते। एएसपी इधर उधर घूम रहे होते हैं। लास्ट में तब ये किताब सामने आता है और इस किताब में इस बात का जिक्र है बकायदा कि अगर किसी का डीएनए सैंपल ऐसे मैच नहीं हो रहा है तो उस लड़के के, उस बच्चे के या उस आदमी से जुड़े सामान, बैग, खिलौने, तमाम चीजें, उसमें कुछ ना कुछ बाल के टुकड़े, पसीने, कुछ भी हो सकते हैं, उससे सैंपल मैच किया जाए। और ये सैंपल मैच होता है तो पता चलता है कि ये लड़का उनके घर का ही था, तब जाकर अवशेष सौंपे जाते हैं। ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। अभिषेक, कहा जाता है कि किताब इंसान की बहुत अच्छी दोस्त होती है। मुझे लगता है कि जो ये केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इस केस में ये लाइन एकदम सटीक बैठती है कि जब इंसान को कुछ समझ ना आए और इंसान अकेला हो तो उसे किताबों की मदद लेनी चाहिए। और जैसा ऑफिसर ने किया, संदीप मिश्रा जो आपने नाम बताया, जिस तरह से डीएनए सैंपल फेल हुआ और जिस तरह से उस लड़के के कपड़ों से, खिलौनों से, टोपी से, तमाम तरह की चीजों से जो भी सैंपल लिए गए, इस केस में खिलौने, कपड़ों की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे क्या कोई तकनीक है कि अगर डीएनए सैंपल फेल होना सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद जो ये सवाल अगर खड़ा होता है तो यही है कि आखिरकार खिलौनों से कैसे ये पता चल जाता है? नहीं, वही बात है कि डीएनए सैंपल तो मैच यहां होना नहीं था, क्योंकि वो आईवीएफ तकनीक से पैदा हुआ लड़का था। उसके घर वाले बताते हैं कि साल 2004 में शादी हुई थी। जो उसके माँ बाप थे वो बताते हैं साल 2004 में शादी हुई, 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो हम लोगों ने इंदौर में आईवीएफ तकनीक से बच्चे को जन्म दिया। अब इसमें क्या है कि इनके जो मतलब डीएनए हैं वो उस बच्चे के अंदर तो मिलना संभव है ही नहीं। तो फिर सवाल ये था कि ये कहानी हुई क्यों, और खिलौने की कहानी से क्या पता चला इनको। खिलौने से, जब खिलौने से बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ पसीने की बूंदें कभी वहां पे हो सकती है। जो बैग भेजे गए थे उसमें उसके बाल के टुकड़े गिरे हुए थे। अब डीएनए का मतलब यही होता है कि छोटी से छोटी बारीक चीज अगर उसके सैंपल से मैच की जाएगी और सैंपल मैच हो जाए तो फिर यही डीएनए सैंपलिंग है। अब इस केस में चुनौती ये थी कि डीएनए सैंपल मिल गया था, खिलौने वाली कहानी पता चल गई पुलिस को कि ऐसे ऐसे कहानी हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि ये लड़के के साथ आखिर ऐसा गलत हुआ क्यों। तो बाद में पता चलता है कि उसका एक सौतेला भाई था, उसी ने बकायदा प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया था, ताकि उसकी नजर इसकी संपत्ति पर थी। वो प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था और बाद में वो लोग पकड़े गए। लेकिन अब इस कोलकाता वाले केस में अगर इस केस से देखें जोड़कर, क्योंकि दोनों केस अलग अलग हैं, लेकिन कोलकाता वाले केस में जो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अब तक आई है वो ये दावा करती है कि आरोपी वहां एक ही था। लेकिन जो बाहर की चीजें हैं, जो बाहर मीडिया में चर्चा है, वो ये कह रहा है कि आरोपी और भी हैं। तो फिर सवाल है कि सीबीआई कहां धोखा खा रही है, कहां मात खा रही है। कोलकाता केस का अगर जिक्र करूं तो कोलकाता केस में डीएनए सैंपल वगैरह ले करके हालांकि 15-20 दिन से ज्यादा होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेन आरोपी निकल करके सामने नहीं आया है कि कौन था, क्योंकि कभी एक आता है, कभी 2 होता है, कभी कोई कहता है 6 थे, कभी कोई कहता है 7 है। कोलकाता केस में डीएनए सैंपल के लिए अगर डीएनए सैंपल फेल हो गया है तो किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है? सीबीआई को अगर ये केस सुलझाना हो कुछ ही दिनों में तो वो कौन सी चीजें ले सकती है? और नहीं, डीएनए सैंपल फेल होने की कोई जानकारी नहीं है अभी तो कोलकाता केस में, अगर होता है आगे, क्योंकि
इस केस में क्या है कि डीएनए सैंपल दोनों के लिए जा चुके थे और जो मैच होने की बात आई है वो यही पता चला है कि एक आरोपी से मैच हुआ है। लेकिन बात यह है कि कुछ डीएनए सैंपल जो मैच नहीं हुए होंगे, क्या सीबीआई का ध्यान उन सैंपलों पर है? सवाल यह है, अगर आप जितने सैंपल वहां से इकट्ठे किए गए हैं, अगर वो सारे सैंपल आरोपी से मिलते हैं तो एक ही आरोपी होगा। लेकिन अगर सारे सैंपल नहीं मिलते हैं, कुछ सैंपल विदाउट मैच होते हैं, तो वो उन सैंपलों को मैच करने के लिए सीबीआई क्या कर रही है? क्या उसे ऐसी कई और किताबों का, जैसे आपने जिक्र किया शुरुआत में कि एफबीआई की क्या मदद लेनी होगी? अगर हम लोग जरूरत पड़ने पर विदेशी एजेंसियों से मदद लेते हैं, ये अमेरिका की बहुत जानी मानी एजेंसी है एफबीआई, तो अगर जरूरत पड़ने पर किसी केस को सुलझाने के लिए, बाकी तमाम देशों के लोग हमारे यहां से भी तकनीकी मदद लेते हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो मदद ली जानी चाहिए। और इसमें सवाल ये उठता है कि अगर 21 दिनों में 20 से 21 दिनों में सीबीआई को ये पता ही नहीं चल रहा है कि आरोपी कितने हैं, तो फिर चार्जशीट बनने में कितना वक्त लगेगा, ये भी सोचना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से सभी डॉक्टर्स एक चीज की मांग कर रहे हैं कि इतने दिन हो चुके हैं और इंसाफ अभी तक नहीं है, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है कि सीबीआई को अभी तक मेन आरोपी का ही पता नहीं चल पाया है कि आरोपी कौन है। लगातार टेस्ट हो रहे हैं और जिसके वजह से अब सोशल मीडिया में इस चीज की मांग भी उठने लगी है कि अगर सीबीआई से केस नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको किसी विदेशी तकनीक की मदद लेनी चाहिए या फिर एफबीआई की एंट्री करवा लेनी चाहिए। हालांकि कोलकाता केस में अब आगे क्या जांच होती है, सीबीआई का आगे का प्लान क्या है, इस बात की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? साथ ही अगर आपका हमसे कोई सवाल है वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।